Good morning, my all student of class high school, ninth and 10th. Today I am before you with English grammar. प्यारे बच्चों, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर से आज सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे सेंटेंस। सेंटेंस वाक्य। प्यारे बच्चों, सेंटेंस से आपके पेपर में दो सेक्शन होते हैं। 9th वाले ध्यान देंगे और 10th वाले जानते हैं। सेकेंड सेक्शन में आपका ग्रामर पोर्शन होता है, जिसमें पहला क्वेश्चन होता है फ्रेम करेक्ट सेंटेंसेस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड। कुछ शब्द दिए गए होंगे, उन शब्दों को पुनः व्यवस्थित रीऑर्डरिंग पूरा व्यवस्थित करते हुए एक सही वाक्य का निर्माण करना होता है। ठीक ना? जैसे कहा जाए, क्या कहते हैं, द नेशन इज गांधी फादर called G। अब बेटा देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये है ग्रुप, ये वर्ड है 1 2 3 4 5 6 और 7। आपके पेपर में क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, आप कंप्लीट कर देंगे, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब वर्ड तो है बेटा, एक लाइन में लिखा गया, एक पंक्ति में लिखा गया, देखने में सेंटेंस है, लेकिन इसका क्रम बिगड़ गया है, इसलिए इससे भाव नहीं आ रहा है, अतः यह सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। जैसे कोई साइकिल हो आपके सामने, उसका हैंडल निकाल करके कहीं और, पैंडल कहीं और, सीट कहीं और, चैन और, तीली कहीं और, अलग अलग करके लगा दिया जाए तो वह साइकिल चलने में असमर्थ होती है। वह साइकिल का एक ढांचा तो होता है, लेकिन आप उससे कार्य नहीं कर सकते, यूजफुल नहीं होता, और जो यूजफुल नहीं है तो वो है ही नहीं, तो ये सेंटेंस भी यूजफुल नहीं है। इसके सारे ढांचे सब अलग अलग हैं। अगर हम इसको रीऑर्डरिंग कर दें, पुनः क्रम में कर दें, तो हमें मिल जाएगा एक सही वाक्य। जैसे गांधी जी is called the father of nation। गांधी जी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। गांधी जी इज कॉल्ड माने कहा जाता है द फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। ये बेटा क्या कहते हैं, आपका बना रीऑर्डरिंग से एक सेंटेंस, जिसमें आपने उचित शब्दों को चुना और चुन करके सही क्रम कर दिया, अर्थ आ गया और आपको मिलेगा कितना, 2 नंबर। तो पहला क्वेश्चन ये होता है फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड। संभवतः आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। बात समझ में आई? एक और सेंटेंस ले लीजिए, जैसे कहा जाए नो स्मोक, देयर इज फायर विदाउट। बेटा बिना धुएं के आग नहीं होती, तो बिना धुएं के आग नहीं होती। अगर हम इसे करेक्ट करेंगे सही होगा, देयर इज
नो फायर विदाउट स्मोक। अब लो, आपको 2 नंबर और बन गए, क्योंकि अर्थ आ गया बिना धुएं, बिना आग के धुआं नहीं होता। देयर इज नो फायर, आग नहीं होती। विदाउट स्मोक, बिना धुएं की, बिना धुएं के आग नहीं होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका पहला क्वेश्चन होगा ग्रामर का। और इस ग्रामर के पहले क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमें पढ़ना होगा सेंटेंस। इसलिए अब मैं मिटा करके सेंटेंस बनाना चाहता हूं। आइए, तो बेटा हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, उसमें जो अल्फाबेट हैं ए से लेकर के जेड तक 26 है, 5 ओवेल हैं और शेष आपके कॉन्सोनेंट हैं, ठीक ना। और बेटा जब उन 26 अल्फाबेट से 2 या 3 अल्फाबेट को एक साथ कर देते हैं तो हम लोग पाते हैं एक वर्ड। जैसे ये लिखा गया बेटा, ए से जेड तक आपके पास अल्फाबेट है, और आपने क्या कहते हैं, कुछ शब्दों को मिलाया। जैसे हमने यल मिलाया, फिर आई मिलाया, फिर ओ मिलाया, फिर यल मिलाया। 1 2 3 4 शब्दों को मिलाया। अब ये पढ़ा जाएगा लायन, और लायन मीन्स होता है क्या, शेर। तो बेटा कुछ शब्दों को, कुछ अल्फाबेट को मिला करके एक वर्ड बन जाता है, और कुछ वर्ड को मिला करके क्या बन जाता है, एक सेंटेंस बन जाता है। क्या बन जाता है, एक सेंटेंस बन जाता है। सेंटेंस का मीनिंग लिखेगा, सेंटेंस की डिफिनेशन आप लोग नोट करिएगा। ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which give us a complete sense is called sentence, is called सेंटेंस। क्या कहा जाएगा बेटा, सेंटेंस कहा जाएगा। ए ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का एक समूह, विच जो गिव देता है, कंप्लीट माने पूर्ण, सेंस माने ज्ञान, इज कॉल्ड सेंटेंस, शब्दों का ऐसा समूह, नोट करिएगा, शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करे, वाक्य कहलाता है। क्लियर भैया, शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करे, वाक्य कहलाता है। जैसे मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, ठीक ना। जैसे मैं बेटा उदाहरण लिख रहा हूं, और उदाहरण पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। फॉरेस्ट, लायन, A deer was in, the,
ये बेटा है क्योंकि ये कह रहा है शब्दों का ए ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह विच गिव जो देता है अस हमें एक कंप्लीट सेंस, एक पूर्ण भाव, इज कॉल्ड सेंटेंस, वाक्य कहलाता है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, देयर आर 7 वर्ड्स, a group of 7 words, but we must know that the sentence is giving a complete sense or not। देखना है क्या ये आपको पूर्ण भाव देता है या नहीं। अगर पूर्ण भाव देता है तो एक आपका सेंटेंस कहलाएगा, और अगर नहीं देता है तो सेंटेंस नहीं होगा। ये तो बिगड़ा हुआ एक वाक्य का समूह होगा। फॉरेस्ट, लायन, ए डियर वाज इन द। कुछ समझ में आया? नहीं आया। इसलिए समझ में आने के लिए हम क्या कहते हैं, डियर वाज ए लायन इन द फॉरेस्ट। डियर वाज मीन्स था ए लायन, एक शेर, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, जंगल में एक शेर था। भाई डरिए ना, शेर जंगल में था, आपके क्लास में नहीं था, ठीक ना। तो आ गया भाव ना। अगर बेटा भाव आ गया तो ये आपका सेंटेंस होगा, ये आपका सेंटेंस नहीं होगा। अंडरस्टैंड? ए ग्रुप ऑफ वर्ड which give us a complete sense is called sentence। शब्दों का एक ऐसा समूह जो आपको पूर्ण भाव दे, पूर्ण भाव व्यक्त करे, वाक्य कहलाता है। आपने देखा फॉरेस्ट, लायन, ए डियर वाज इन, इससे कोई भाव नहीं निकल रहा था, इसलिए सेंटेंस नहीं होगा। लेकिन डियर वाज ए लायन इन द फॉरेस्ट पूर्ण भाव व्यक्त हो रहा है, अतः ये क्या होगा, सेंटेंस कहलाएगा। अंडरस्टैंड? क्लियर हुआ बेटा? किसी कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आइए तो अब मैं मिटा दूं और आगे देखते हैं। ये तो सेंटेंस हो गया बेटा ना। अब देखते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। बेटा हेडिंग डालिएगा, टाइप ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। टाइप ऑफ सेंटेंस वाक्य के प्रकार हम देखते हैं। नोट करिएगा, सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है आपका सिंपल सेंटेंस, बेटा दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, बेटा तीसरा है आपका कंपाउंड सेंटेंस। आपको मिले कितने सेंटेंस? 3 सेंटेंस, जिसमें पहला है आपका सिंपल सेंटेंस, दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और तीसरा है आपका कंपाउंड सेंटेंस। बेटा सिंपल सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं सरल वाक्य, कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं मिश्रित वाक्य, और कंपाउंड को हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। बेटा सबकी अपनी अपनी अलग पहचान है, और तीनों वाक्यों को समझने के लिए, जानने के लिए हमें तीनों का अलग अलग अध्ययन करना होगा। आप इसे अपने नोट्स बुक में नोट कर लीजिए, और हम लोग देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या है। पहले सिंपल पढ़ेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे,
फिर कंपाउंड पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड? अब मैं मिटा रहा हूं। बेटा हेडिंग डालिएगा सिंपल सेंटेंस। साधारण वाक्य। क्लियर? हिंदी में लिखिएगा एक ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब निश्चित या विधित क्रिया हो, सिंपल सेंटेंस कहलाता है। एक ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब, निश्चित क्रिया या विधित क्रिया हो, सिंपल सेंटेंस कहलाता है, साधारण वाक्य कहलाता है। बात समझ में आई? कितने वर्ब होने चाहिए? बेटा क्या कहते हैं, केवल और केवल एक, वो भी फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, और जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब आएगा उसे हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे, उसे हम साधारण वाक्य कहेंगे। अब बेटा क्या कहते हैं, वर्ब तो आप पढ़े होंगे कक्षा 6, 7, 8 में, 10 वाले 9 में भी पढ़े होंगे, और उसमें वर्ब के आपने कई प्रकार भी पढ़ा होगा। जैसे 2 प्रकार आपका हो गया, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो आज मामला आ गया आपके सामने फाइनाइट वर्ब का। तो हमें तो ये देखना होगा कि फाइनाइट वर्ब क्या है, क्योंकि जब तक हम फाइनाइट वर्ब को नहीं जानेंगे तब तक हम कैसे जानेंगे कि वाक्य हमारा सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। इसलिए आप हेडिंग डालिएगा फाइनाइट वर्ब। बेटा लिखिएगा वह वर्ब जो किसी वाक्य में अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा टेंस के अनुसार प्रयोग में लाई गई हो, फाइनाइट वर्ब कहलाती है। वह वर्ब जो किसी वाक्य में अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा टेंस के अनुसार प्रयोग में लाई गई हो, फाइनाइट वर्ब कहलाती है। क्लियर हो रहा बेटा? अथवा जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म
बेटा फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। सेकेंड फॉर्म कौन सा होता है? पास्ट टेंस तथा थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। में बदल जाए फाइनाइट वर्ब कहलाती है। फाइनाइट वर्ब कहलाती है वह वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म तथा थर्ड फॉर्म में बदल जाए फाइनाइट वर्ब कहलाती है। वह वर्ब जो किसी वाक्य में अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा टेंस के अनुसार प्रयोग में लाई गई हो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। बात समझ में आई? अब हम लोग सेंटेंस लिखेंगे और देखेंगे कि क्या वर्ब किस प्रकार से फाइनाइट होती है और नॉन फाइनाइट होती है। आप आदेश दें और मैं इसे इरेज कर दूं। माय स्वीट स्टूडेंट, मे आई इरेज? थैंक्स। बेटा आई लाइक टू टीच इंग्लिश। ही लाइक्स to teach English. Neha, they like to teach English. He liked to teach English. I shall like to teach English. He will like to teach English. ओके आपके सामने कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और सेंटेंस पर गौर करिएगा। यहां पर बेटा आप देख रहे हैं लाइक, लाइक्स, लाइक, लाइक्ड, सेल लाइक और विल लाइक। यहां पर लाइक क्यों है? यहां पर लाइक्स क्यों है? यहां पर लाइक क्यों है? यहां पर लाइक्ड क्यों है? यहां पर सेल लाइक्ड क्यों है? सॉरी, यहां पर बिल लाइक क्यों है? क्वेश्चन यही बनता है कि क्यों है। और यहां पर टू टीच, टू टीच, टू टीच, टू टीच, टू टीच, टू टीच में कोई अंतर नहीं आया, में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? आप देख रहे हैं टू टीच, टू टीच, टू टीच, टू टीच में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जबकि लाइक, लाइक्स, लाइक, लाइक्ड, सेल लाइक, विल लाइक बदलते हुए चले आए।
तो सीधा सा मतलब ये होगा बेटा, जो बदल रहा है, जो बदल रहा है वह फाइनाइट वर्ब होगा, जो नहीं बदल रहा है वह नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। और हम लोग फाइनाइट वर्ब पढ़ रहे थे। फाइनाइट वर्ब में आपने यही पढ़ा, वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा टेंस के अनुसार प्रयोग में आए वही फाइनाइट वर्ब होता है। यहां पर बेटा लाइक बता रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट आई के साथ, जो कि फर्स्ट पर्सन का है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लग जाता है, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। वहीं जब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहुंचते हैं तो सारे सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, जबकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पहुंचते हैं तो फर्स्ट पर्सन आई और बी के साथ शैल के साथ लाइक आता है, सेकंड और थर्ड पर्सन विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसलिए बेटा सिद्ध होता है कि वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा टेंस का अनुकरण करते हुए प्रयोग में लाई जाती है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अंडरस्टैंड? और जो नहीं बदलती है उसे बेटा नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। बात समझ में आई? तो सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस है जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब आती है। अगर बेटा एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब आ गई तो वह आपका सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। अब आप देखिए कि किस प्रकार से एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब आती है। अगर एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब आ जाएगी तो वह आपका सिंपल सेंटेंस नहीं होगा, बल्कि वह आपका कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। आप वाक्य देख रहे हैं? हाँ बेटा, इसमें आई सब्जेक्ट है, लाइक आपका वर्ब है, टू टीच आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये आपका फाइनाइट वर्ब है, इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट बनेगा जो कि एक नाउन के रूप में है। क्लियर हुआ? अब मैं लिखता हूं इफ यू कम आई शैल टीच यू। क्लियर हुआ? He went to market and bought a cycle. क्लियर हो बेटा? अब इन दोनों वाक्यों को देख लीजिए। इसमें यू सब्जेक्ट है और कम आपका वर्ब है और शैल टीच आपका वर्ब है। अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो देखो बेटा, ये यहां पर कम आया, यहां पर शैल टीच आया, आया ना? अगर बेटा हम यहीं पर यू के स्थान पर कर दें ही तो यहां पर हो जाता कम्स। हो जाता कि नहीं हो जाता? हो जाता ना? और अगर यहीं पर हम क्या कहते हैं, कर दे सी, तो यहां पर हो जाता विल। हो जाता कि नहीं हो जाता? तो आप देख रहे हैं यहां पर कम का भी रूप बदल रहा है और शैल का भी रूप बदल रहा है। अतः ये परिवर्तनशील है, फाइनाइट वर्ब हैं, अपने सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएंगे। इसलिए यहां पर एक वर्ब ये आपका, दो वर्ब आया। अब इसमें बेटा दो वर्ब आ गए, अतः ये वाक्य सिंपल नहीं है। सिंपल है तो केवल आपके ऊपर का वाक्य है, क्योंकि इसमें लाइक के अलावा और कोई फाइनाइट वर्ब नहीं आई है। बात समझ में आई? ये वाक्य आपका सिंपल नहीं है। आगे चल करके देखेंगे कि ये वाक्य आपका कॉम्प्लेक्स होगा। नीचे ही वेंट टू मार्केट एंड बॉट
एक वेंट आया, दूसरा बाट आया। आप देख रहे हैं एक के अलावा दो वर्ब आया, अतः यह भी सिंपल सेंटेंस नहीं है। आगे चल करके पढ़ेंगे और हम पाएंगे यह आपका कंपाउंड सेंटेंस है। अतः यह सिद्ध होता है कि सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस है जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब आती है। एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब आने पर वह सिंपल सेंटेंस नहीं होगा, वह बेटा या तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा या तो कंपाउंड सेंटेंस होगा। अंडरस्टैंड? अब आप देखिए कि सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। बेटा सिंपल सेंटेंस आपके 5 प्रकार के होंगे। पहला होगा आपका असर्टिव, सेंटेंस जिसे हम कहेंगे कथनात्मक वाक्य। दूसरा आपका होगा इंट्रोगेटिव, सेंटेंस जिसे हम कहते हैं प्रश्नसूचक वाक्य। तीसरा आपका होगा इंपरेटिव, सेंटेंस जिसे कहा जाता है आज्ञा सूचक। बेटा आपका चौथा होगा ऑप्टेटिव, सेंटेंसेस इसे हम कहेंगे इच्छा सूचक। और आपका पांचवा होगा एक्सक्लेमेटरी, सेंटेंस इसे हम कहेंगे विस्मय आदि बोधक। इस प्रकार से आपने देखा कि जो आपके सिंपल सेंटेंस है वो 5 प्रकार के हुए। पहला असर्टिव जिसे हम कथनात्मक वाक्य कहते हैं, दूसरा इंट्रोगेटिव जिसे प्रश्न सूचक वाक्य कहा जाता है, तीसरा इंपरेटिव जिसे आज्ञा सूचक कहा जाता है, चौथा ऑप्टेटिव जिसे इच्छा सूचक कहा जाता है, और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसे विस्मय आदि बोधक वाक्य कहा जाता है। अंडरस्टैंड? यहीं पर मैं समाप्त करूंगा। अपने अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस के भाग, असर्टिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस के भाग। अंडरस्टैंड? अगले लेक्चर तक हम लोग एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं। तब तक मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो एक लाइक बनता है, मित्रों में शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।